हेलो। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण एक संश्लेषणात्मक और विघटन की प्रक्रिया है, यानी मृदा में कुछ पदार्थों का संश्लेषण होता है और कुछ का विघटन। तो जुड़ने और टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत असंगठित चट्टानें हैं, वो अपक्षित होकर के या विघटित होकर के मृदा का निर्माण करती हैं। वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवृत्ति और वितरण का मृदा निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। चट्टानों और खनिजों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप मूल पदार्थों का निर्माण होता है और इन प्रक्रियाओं के उपरांत मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। मृदा परिच्छेदिका क्या है? मृदा को गहराई तक काट करके अगर हम देखें तो उसके क्या पाए जाते हैं? स्तर पाए जाते हैं। वीवी डोकुचेव 1900 में मृदा विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ और जलवायु और जीवमंडल को उत्तरदायी माना कि मृदा का निर्माण है, मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण है वो जलवायु के कारण और जीवमंडल के कारण होता है। इसके उपरांत जेनी नामक वैज्ञानिक ने 1941 द्वारा इन कारकों के मृदा निर्माण में परस्पर संबंधों का एक सूत्र दिया और इस सूत्र को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे कि S बराबर F Cl B R P T। तो S यहाँ पे S बराबर है तो सोइल बराबर यानी मृदा बराबर, F का मतलब होता है फंक्शन, तो F बाहर है गुणा में, अंदर क्या क्या होगा? Cl यानी क्लाइमेट जलवायु, B बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, R स्थल की आकृति जिसको हम क्या बोलेंगे? R को रिफिल बोलेंगे, और P पेरेंटियल मटेरियल यानी पैतृक पदार्थ, और T यानी टाइम यानी समय। इस प्रकार मृदा निर्माण को 5 कारक प्रभावित करते हैं। जोफे ने, तीसरा वैज्ञानिक है जोफे, 1949 में इन कारकों को 2 मुख्य भागों में बांटा। एक को बोला सक्रिय कारक यानी एक्टिव फैक्टर्स और दूसरों को निष्क्रिय कारक। तो सक्रिय कारक क्या है? निष्क्रिय का मतलब है पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर सक्रिय कारक हैं, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का काम करती है। सक्रिय कारकों में जलवायु और जीवमंडल आते हैं। कौन कौन? जलवायु और जीवमंडल यानी वनस्पति और पेड़ पौधे और हवा। फिर निष्क्रिय कारक, वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य द्रव्यमान के स्रोत और उसको प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। ये सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं और निष्क्रिय कारक हैं वो स्थल की आकृति और पैतृक पदार्थ और समय हैं। 5 जो कारक ऊपर दिए हैं, जलवायु, जीवमंडल, स्थल आकृति, पैतृक पदार्थ और समय, इनको 2 तरह के कारकों में बांट दिया, सक्रिय और निष्क्रिय। तो निष्क्रिय में ये 3 आ गए, 2 ऊपर पहले कर दिए इन्होंने, क्या क्या? जलवायु और जीवमंडल। तो जलवायु को क्लाइमेट और जीवमंडल को बायोस्फीयर। निष्क्रिय में स्थल की आकृति हो गई, पैतृक पदार्थ हो गए और समय हो गया। उसके बाद अगला है जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। जलवायु के प्रमुख तत्व वर्षा और तापक्रम है। जल की मात्रा, अपरदन तथा अंतःस्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। जल की मात्रा को भी और अंतःस्रवण यानी अंदर रिस कर जो जल जाता है। अंतःस्रवण द्वारा 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो निक्षालन की, लवणों का निक्षालन होता है और एक निक्षेपण होता है। निक्षालन का मतलब उसमें घुलना, निक्षेपण का मतलब धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसना, जो सनिस्त्रों के विकास को
प्रमाणित करते हैं, यानी उनसे सनिस्त्रों का या मृदा की परतों का विकास या निर्माण होता है। शुष्क तथा उप आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में उपस्थित जल का वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है। पेड़ पौधे हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, तो उससे किसका ह्रास होता है? जल का, जिसके फलस्वरूप खनिजों का अपक्षय भी होता है। मृदा में घुलनशील पदार्थ सीमित वर्षा के कारण बाहर नहीं जा पाते हैं। अगर घुलनशील पदार्थ घुल गए हैं और पानी की मात्रा कम है तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे, घुले ही रह जाएंगे। लेकिन अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो धीरे धीरे पानी के साथ निकल कर चले जाएंगे। पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं, परंतु न्यून आर्द्रता की दशा में या कम नमी की उपस्थिति में जैविक अंश बहुत कम पाया जाएगा, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में ये जैविक क्रियाएं अधिक से अधिक होने के कारण जीवांश का प्रतिशत है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, नमी वाले स्थानों में ज़्यादा पाया जाएगा। आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में अपक्षय प्रक्रिया और पौधों की वृद्धि के लिए जल की उपलब्धता होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता और अपक्षय में वृद्धि के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा निर्माण प्रक्रम तापमान द्वारा भी प्रभावित होता है। इसके द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। चट्टानों और खनिजों के आयतन का प्रसार यानी उनका फैलना, और फिर बाद में तापक्रम कम होने पर उनका संकुचित हो जाना, ये कौन प्रभावित करता है? तापक्रम ही प्रभावित करता है। तापक्रम में प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि हो जाएगी तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होंगी मृदा बनने की, वो कितनी हो जाएगी? लगभग दुगनी। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है तो अभिक्रियाओं की दर दुगनी हो जाती है। मृदा तापक्रम वृद्धि से अपक्षय में भी वृद्धि होती है तथा मृदा में क्ले की मात्रा भी प्रभावित होती है। क्ले भी वो बारीक मिट्टी के कण या अंश हैं जो तलछट की तरह जमे रहते हैं। आर्द्रता एवं दूसरे कारक के यथावत रहने की दशा में जब औसत वार्षिक तापक्रम में बढ़ोतरी होती है तो शीत प्रदेशों के जीवाश्म पदार्थ की कमी हो जाएगी। शीत पदार्थों में क्या हो जाएगी? अगर तापक्रम है वो क्या होगा? औसत तापक्रम में बढ़ोतरी होगी, यानी ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि नमी में क्या हो रही है? मृदा ज़्यादा बन रही है। तो शीत प्रदेशों में जीवाश्म पदार्थ की कमी हो जाएगी। शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में आर्द्रता की कमी के कारण वहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड ये मृदा में इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। ऐसी मृदा जहाँ पे वर्षा क्या हो रहा है? कम बारिश हो रही है, वहाँ क्षारीय मृदा बनती है। इसके विपरीत आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं में पर्याप्त नमी होने के कारण अपक्षय और निक्षालन ज़्यादा होता है और वहाँ कैल्शियम निक्षालित हो जाता है। एल्यूमिनियम, लोहा मृदा सतह पर इकट्ठा होने के कारण अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाएगा। कहाँ? जहाँ नमी ज़्यादा रहती है वहाँ अम्लीय मृदा, जहाँ नमी कम रहती है, शुष्क रहता है वातावरण, वहाँ क्षारीय मृदा। ये मृदाएं कम उपजाऊ होती हैं एवं ऐसी मृदाओं में फास्फोरस और पोटास की कमी हो जाती है। तापक्रम के उच्च होने के फलस्वरूप कार्बनिक विघटन तीव्र हो जाता है, जिसके कारण मृदा में जीवाश्म की मात्रा कम हो जाती है। तापमान ज़्यादा होने से कार्बनिक विघटन जल्दी से होगा कार्बनिक पदार्थों का, और उसके कारण मृदा में जीवांश की मात्रा कम हो जाएगी। शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब है दूसरा, जैवमंडल। मृदा निर्माण में पौधा और जंतुओं की क्रिया, जैविक अवशेष एवं अपशिष्ट का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। मृदा में छोटे और बड़े पौधों पर जंतुओं की उपस्थिति से जीवाश्म पदार्थ की मात्रा, इसका वितरण, स्थूल घनत्व आदि प्रभावित होते हैं। पौधों की जड़ें चट्टानों तथा खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती हैं। ये
अनेकों प्रकार की अम्लीय पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, जो अपक्षय की क्रिया में सहायक हैं। वन क्षेत्रों में विकसित मृदा में कई स्तर पाए जाते हैं। इन मृदाओं की ऊपरी सतह है वो अत्यधिक निक्षालित होती है और सतह पर जीवाश्म पदार्थ है वो ज़्यादा पाया जाएगा। और घास वाली वनस्पति से विकसित मृदाओं की अपेक्षा ये कम अपघटित दशा में पाया जाएगा, यानी मिट्टी वहाँ खुली दिखती नहीं है। क्योंकि घास से ऊपर आच्छादित है, घास से ढकी हुई होती है, तो वहाँ जीवाश्म है वो उनका अपघटन है वो धीरे धीरे होगा, जिससे अम्ल निर्मित होगा। ये अम्ल जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्र रूप से घोलते हैं, यानी अम्ल है वो जल को नहीं घोल करके किसको घोल लेंगे, खनिजों को। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज और कार्बनिक अम्लों के विच्छेदन को प्रभावित करती है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, खनिज और कार्बनिक अम्लों को और सरल अवयवों में तोड़ते हैं। वायुमंडल से स्थिर की गई, वायुमंडल स्थिरीकरण में क्या है, नाइट्रोजन। मृदा में नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण की क्रिया होती है। कहाँ होती है ये लेग्यूमिनेसी कुल के या मटर कुल के जितने भी पौधे हैं उनकी जड़ों में ग्रंथिनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, और उसमें जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है